गुड मॉर्निंग वंस अगेन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 17 फरवरी पे पहुंच चुके हैं। एवरी डे वी आर जस्ट गोइंग क्लोजर एंड क्लोजर टू द अपकमिंग प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। सो आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और बिल्कुल 100% अपने आप को डेडिकेट कर दीजिए अब तैयारी के अंदर, क्योंकि अब दिन उतने ज़्यादा नहीं बचे हैं। चलिए, दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। जो भी आपका डाउट होता है आप टेलीग्राम के ऊपर मुझसे पूछ सकते हैं @prince_लूथरा के ऊपर। जल्दी से 10 टॉपिक्स को देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आईईटीओ के बारे में जानेंगे, मैप माई इंडिया को लेकर भी एक क्वेश्चन है, नाविक को लेकर एक क्वेश्चन है, अर्जुन टैंक फास्ट टैक्स को लेकर, ईपीसी सागरिका क्रूज टर्मिनल, डिब्रू साइकोवा एंड भिम्बेटका को लेकर हम क्वेश्चंस यहाँ पर पूछने वाले हैं। ऑल दीज थिंग्स वर इन न्यूज़, क्यों न्यूज़ में थी वो भी देखेंगे एंड यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसके आंसर आप करने वाले हैं। अगर आपको नोटिफिकेशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं मिल रहा है इन दैट सिनेरियो प्रेस द बेल आइकन, उसके बाद ऑल बटन को प्रेस करिएगा सो दैट जितने भी नोटिफिकेशंस होते हैं वो आप तक पहुंच जाए। चलिए, यहाँ पे वेरियस जो आपकी मेंबरशिप प्लान्स है, जो कि ज्वाइन बटन आप प्रेस करेंगे तो पहले आप इसे ज्वाइन बटन को प्रेस कर लीजिएगा और उसके बाद एक वीडियो आएगा मेरा, वो प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा, आपको ये सब चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। चलिए, आज का टारगेट जो है सबसे पहले तो वो सेट करें, कितना टारगेट सेट करें, लेट मी सी। तो यहाँ पे 8 से 10 का जो टारगेट है वो बेसिकली आपका एक्सेलेंट ब्रैकेट के अंदर आता है, 6 से 7 गुड ब्रैकेट में आता है। देखिए, 10 आउट ऑफ 10 स्कोर करना इज नॉट मैंडेटरी। आई एम नॉट सेइंग कि ये मैंडेटरी है, कर पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो पाता इवन देन इट इज एक्सेप्टेबल। कोशिश करिए कि आप सेफ जोन में तो कम से कम आ जाएं। अगर डेंजर जोन में है देन यू नीड मोर प्रैक्टिस, और प्रैक्टिस करेंगे तो आप इवेंचुअली सेफ जोन के अंदर भी आ जाएंगे। आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट आईईटीओ के बारे में, कि बताएं इसको लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। पहली स्टेटमेंट कहती है इट इज फाउंडेड इन 2013, 2013 में इसे फाउंड किया गया था। इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन, ये भी हो सकता है। आईईटीओ हेडक्वार्टर जो है वो इंडिया में लोकेट करता है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन इसको लेकर। चलिए, तो पिछले कुछ दिनों में काफी बार आईईटीओ जो थी ये न्यूज में थी। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज इन न्यूज, इंडिया ट्यूनीशिया बिजनेस काउंसिल का जो लॉन्च हुआ है उसको लेकर, साथ ही साथ एक इंडिया अफ्रीका ट्रेड काउंसिल जो है उसको लेकर ये न्यूज में थी। एंड यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट ने भी एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो है वो साइन किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर, वहां पर भी ये ऑर्गेनाइजेशन न्यूज में थी और तभी इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगर बात करी जाए, यस इट इज फाउंडेड इन 2013। इसका जो आपका हेडक्वार्टर है, मुख्यालय जो है वो बेंगलुरु के अंदर है, तो इंडिया के अंदर लोकेट करता है। ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। यस, इट इज ए नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन। नॉन गवर्नमेंटल, इंडिया की नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो कि बाहर की कंपनीज को हेल्प करती है यहां पर आकर कोलैबोरेट करने के अंदर। तो एक फैसिलिटेटर का जो रोल होता है ना, वो आईईटीओ के द्वारा निभाया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक है। याद रखिएगा किस चीज के लिए इसको जाना गया है, आई टीबीसी, इंडिया ट्यूनीसिया बिजनेस काउंसिल के लिए। साथ ही साथ अभी कर्नाटका को लेकर ये न्यूज में थी, क्यों? क्योंकि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के इसने फैसिलिटेट किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। ये चीजें क्यों बता रहा हूं? क्योंकि मेंस के अंदर भी कुछ पॉइंट्स लिखने पड़ सकते हैं। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेक्शन से है। विच द फॉलोइंग इज कोलैबोरेटिंग विद मैप माई इंडिया फॉर डेवलपमेंट ऑफ मैपिंग पोर्टल। मैपिंग पोर्टल को डेवलप करने के लिए ये पर्टिकुलर एक कोलैबोरेशन जो करी जा रही है वो किसके द्वारा करी जा रही है? देखिए, गूगल लाइक मैप आपने देखा होगा, गूगल अर्थ है, गूगल मैप है आपके पास, राइट? और जब भी आप ट्रैवल करते हैं आपने देखा होगा बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, इवन ओला उबर ड्राइवर भी गूगल मैप को यूज करते हैं। सो व्हाट अबाउट हैविंग अ, और कहें कि एक इंडिजिनस ऐप या फिर इंडिजिनस ऐसा कुछ मैप हमारा खुद का भी क्रिएट हो जाता है, तो उससे अच्छी बात क्या होगी? इसके लिए फिर हमें गूगल मैप के ऊपर एटलीस्ट इंडिया के अंदर तो डिपेंड नहीं रहना पड़ेगा। तो इस तरीके से एक मैप बनाने की कोशिश करी जा रही है। पूछा जा रहा है मैप में इंडिया इसके लिए किसके साथ कोलैबोरेशन कर रही है? 4 नाम आपको दिए गए हैं, सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, तो कोलैबोरेशन किया जा रहा है किसके साथ? इसरो के साथ। सी इज द करेक्ट आंसर। किस तरीके से बताता हूं, देखिए, मैप माई इंडिया जो है इसके पास काफी सारे डिजिटल मैप्स हैं, तो पावर ऑफ मैप माई इंडिया डिजिटल मैप्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इसरो। तो मैप्स किसके हैं? मैप माई इंडिया के मैप्स। टेक्नोलॉजी किसकी? इसरो की। दोनों को कंबाइन किया जाएगा और उसके बाद एक इस तरीके का मैप क्रिएट किया जाएगा जैसे कि गूगल मैप पे हम देखते हैं, और हो सकता है आगे आने वाले टाइम में एप्लीकेशन के तौर पे भी आपको ये देखने को मिले। और ये भी मुमकिन है कि आगे आने वाले टाइम में मे बी इन द कमिंग ईयर्स even the Ola Uber driver they might be using this particular app or these particular maps and not the Google map। ये चीज भी पॉसिबल है, तो ये चीज बनाने की कोशिश करी जा रही है। साथ ही साथ नाविक के बारे में भी हम आगे जिक्र करेंगे क्योंकि वो भी इसे एसोसिएट करता है। बट यहां पे कोलैबोरेशन किसके साथ किया गया है और पर्पस क्या है? गूगल मैप का एक ऑल्टरनेटिव हमें मिल जाए, वो इसका एक पर्पस है। हम एक इंडिजिनस मैप को यूज कर पाए। देखिए,
काफी दिनों से अगर आप देख रहे हो, वैसे भी हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं, हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की बात करते हैं, वहां पर भी हम किस चीज की बात कर रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत इंडिजिनस एप्लीकेशंस की बात करें। हम कोशिश कर रहे हैं डिफेंस सेक्टर से लेके मिसाइल बनाने से लेके इवन छोटी से छोटी एप्लीकेशन तक भी हमारे देश की खुद की होनी चाहिए। कब तक हम दूसरे लोगों पे या दूसरी कंट्रीज पे डिपेंड करेंगे कि वो कंट्री एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लेके आएगी, वो कंट्री एक मैप जैसी कोई एप्लीकेशन लेके आएगी, उसको फिर हम यूज करेंगे और फिर उसके बदले पैसा भी पे करेंगे एंड वील बिकम द प्रोडक्ट ऑफ देम। तो कोशिश यही करी जा रही है कि अपने देश की स्वदेशी इस तरीके से मैप्स, अपने देश की एप्लीकेशन, अपने देश का डिफेंस सेक्टर, अपने देश का मैन्युफैक्चरिंग, ये सब चीजें होनी चाहिए। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन के आने की प्रोबेबिलिटी भी बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिजिनाइजेशन के बारे में भी जोर दिया गया। तो सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा इस चीज के बारे में। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सो करेक्ट आंसर इज सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द नेक्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट किस चीज के बारे में बात करी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे नाविक को लेकर पूछा गया, क्योंकि मैंने आपको बताया कि नाविक के बारे में जिक्र करेंगे। क्या मुझे कोई नाविक का दूसरा नाम बता सकता है? ऑल्दो हमने डिस्कस किया है, अब तो इजी है आपके लिए। यस, IRNSS, दैट इज इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम। नाविक को लेकर 3 स्टेटमेंट्स यहां पे दी गई हैं और आपसे पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। पहली स्टेटमेंट कहती है कि अमेरिकन जीपीएस, जिसका एक ऑल्टरनेटिव होने वाला है नाविक, उसके पास 14 सैटेलाइट्स हैं। हो सकता है IRNSS, दैट इज नाविक के पास 7 सैटेलाइट्स हैं, ये भी हो सकता है। स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस, जिसको शॉर्ट में SPS कहा जाता है, ये सभी यूजर्स के पास अवेलेबल होने वाली है, जो कि नाविक के अंदर प्रोवाइड करी जाएगी। अब आपके सामने 3 ऑप्शंस आपको दिए गए, सोचिए इसके बारे में, फिर हम डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, IRNSS इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये तो मैंने आपको फुल फॉर्म बता दी। व्हाट अबाउट नाविक? नाविक की फुल फॉर्म क्या कोई बता सकता है? यस, इट इज नेविगेशन इंडियन कॉन्स्टलेशन। नेविगेशन, NAV क्या है? Just a second, let me make some space. Navigation Indian Constellation। ठीक है, चलिए आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर वापस। क्या अमेरिका के पास 14 सैटेलाइट्स हैं? देखिए हमारे पास तो 7 हैं, ये तो पक्की बात है। ठीक है, अभी आपको मैं एक इंफोग्राफिक में भी दिखा दूंगा, जिसमें मैंने आपको बताया है बार बार, 3 जियो स्टेशनरी है और 4 जियो सिंक्रोनस है। याद रखिएगा, जियो सिंक्रोनस लिखने में बड़ा है, इसलिए नंबर ऑफ सैटेलाइट्स भी ज्यादा है। लेकिन क्या अमेरिका के पास 14 सैटेलाइट्स हैं? नहीं, अमेरिका का जो जीपीएस राउंड द वर्ल्ड यूज किया जाता है, पूरी दुनिया के अंदर यूज किया जाता है, कुछ एरियाज को छोड़कर, उसके अंदर 24 सैटेलाइट्स हैं। ध्यान रखिएगा, हेंस द फर्स्ट स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। और अगर आपको ये चीज पता होती पहली स्टेटमेंट की इनकरेक्ट है, तो सीधा ही आप डी को मार्क कर सकते थे, क्योंकि पहला 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 ये तीनों ही एलिमिनेट हो जाते। ठीक है, चलिए स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज मैं बता देता हूं आपको, 2 तरीके की सर्विसेज है यहां पर। तो यहां पे अगर हम बात करें, एक आपकी सर्विस है दैट इज द स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विस। ठीक है, एक आपकी सर्विस है रिस्ट्रिक्टेड सर्विस। अब इसका इस्तेमाल कैसे होता है? स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज के अंदर ऑल यूजर्स, आपके और मेरे जैसे लोग, सभी लोग इसको यूज कर पाएंगे। मोबाइल फोन्स के अंदर इस सर्विस को देखा जाएगा और इवन ओला उबर ड्राइवर्स भी इसको यूज करेंगे। तो हम सभी को हेल्प करने के लिए ये एक स्टैंडर्ड सर्विस बनाई गई है। ठीक है, रिस्ट्रिक्टेड सर्विस ऐसी है जिसमें कुछ ऐसे एरियाज का नेविगेशन, कुछ ऐसे एरियाज को दर्शाया गया होगा जो कि आम जनता को जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आम जनता को स्टैंडर्ड एरिया में वो प्रोवाइड कर दिया जाता है एप्लीकेशन के ऊपर, तो जो एनिमी कंट्रीज हैं वो भी उसको देखकर फायदा उठा सकती हैं। तो रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज जो है ये सिर्फ किसके लिए? आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, IB, रॉ, इन जैसी एजेंसियों के लिए। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, 2 तरीके की सर्विसेज जो है इसके अंदर आती है। तो यस, स्टैंडर्ड पोजीशनिंग सर्विसेज जो है वो सभी यूजर्स के लिए, हेंस आपका यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? डी। और वैसे भी मैंने आपको बता दिया था कि डी विल बी द आंसर, क्योंकि अगर आपने पहली स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर दिया तो उसके बाद सोचने की जरूरत ही नहीं है। सो यहां पर आपके सामने 7 सैटेलाइट्स है। ये आपकी 8 शेप की जो जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, ये देख लीजिए, और 3 सैटेलाइट्स आपकी जियो स्टेशनरी, एक यहां पर है। ये जो आपकी जियो स्टेशनरी 3 सैटेलाइट्स आपको दिख रही है यहां पे, इनका जो प्लेन होता है इक्वेटर वाला प्लेन होता है। ठीक है, और आपका ये 8 शेप की जो है, दीज आर द जियो सिंक्रोनस, जिसका ऑर्बिटल पीरियड वही होता है जो कि अर्थ का रोटेशन पीरियड होता है। तो ये सिंक रहती हैं अर्थ के रोटेशन पीरियड के साथ, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 4, जो कि अर्जुन टैंक को लेकर है। 2 स्टेटमेंट्स आपसे पूछी गई और पूछा कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय DRDO इन 1972। अर्जुन टैंक का जो पूरा प्रोजेक्ट था DRDO के द्वारा चलाया गया 1972 के अंदर, हो सकता है। द अर्जुन टैंक स्टैंड आउट फॉर देयर फिन, दैट इज FSAPDS। क्या है ये? फिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबूट। तो ये जो पर्टिकुलर कैपेबिलिटी है वो अर्जुन टैंक के अंदर एग्जिस्ट करती है। सोचिए, फिर डिस्कस करते हैं।
चलिए, तो रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने कुछ इंडिजिनियसली डेवलप्ड अर्जुन मेन बैटल टैंक मार्क 1A जो है वो एक अपग्रेडेड वर्जन है अर्जुन मेन बैटल टैंक का, इसे इंडियन आर्मी को हैंड ओवर किया है एंड दैट्स व्हाई दिस थिंग वाज इन न्यूज और इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया गया। द प्रोजेक्ट वाज स्टार्टेड बाय डीआरडीओ। देखिए, जो अर्जुन टैंक ओरिजिनली था वो प्रोजेक्ट तो 72 के अंदर डीआरडीओ के द्वारा शुरू किया गया था। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। नाउ अर्जुन टैंक जाने जाते हैं अपनी आर्मर पियर्सिंग कैपेबिलिटी के लिए, ठीक है, दैट्स व्हाई FSAPDS का जिक्र किया गया है। बेसिकली इसमें होता क्या है, जो आर्मर यूज किया गया है ना उसको फिन स्टेबलाइज किया गया। अगर आप देखेंगे जो आपके जो टैंक है उसमें से जो आर्मर को फायर किया जाता है उसका जो बैक वाला एरिया है उसको स्टेबलाइज करने के लिए मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी देखा था यूट्यूब के ऊपर कि किस तरीके से इसको अचीव किया गया। तो आर्मर पियर्सिंग डिस्कार्डिंग सैबो जो है इस टेक्निक को इसके अंदर डाला गया है। एग्जाम के लिए सिर्फ इतना याद रखिएगा FSAPDS ये किस तरीके से काम करता है, तो इसके एनिमेशन वीडियोस जो है यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, वो आप देख सकते हैं किस तरीके से फिन स्टेबलाइज करके जो एक्यूरेसी है उसको भी अचीव किया गया है और किस तरीके से पियर्सिंग कैपेबिलिटी जो है वो भी इस टैंक की इंप्रूव करी गई है। तो यहाँ पे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर आपका हो जाएगा सी। ध्यान रखिएगा न्यूज में था, प्राइम मिनिस्टर ने हैंड ओवर किया है अभी, दैट्स व्हाई क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, फास्ट टैक्स के ऊपर। फास्ट टैग भी न्यूज में है अभी, किस वजह से वो बताऊंगा, क्योंकि 2 दिन पहले ही कहा गया है कि अभी ये जो है कंपलसरी हो गया है सभी व्हीकल्स के लिए। अगर आपको याद हो 1 जनवरी में हमने डिस्कस किया था 4 व्हीलर्स के लिए, कुछ 4 व्हीलर्स के लिए इसे कंपलसरी किया गया था, लेकिन अभी से ये एक एडिशनल न्यूज जो है इसके अंदर दी गई है। क्या ये डिजिटल वॉलेट के साथ एसोसिएट इसको लिंक किया जाता है? हो सकता है। इट इज अ सिमिलर टू बारकोड टेक्नोलॉजी इन ऑल द रिस्पेक्ट। ये जैसे बारकोड हम जाते हैं ना ग्रोसरी शॉपिंग करने तो वो बारकोड रीडर होता है, तो उस तरीके की ही टेक्नोलॉजी है, बिल्कुल सिमिलर, उससे मिलती जुलती है। सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, फास्ट टेक्स्ट के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे कलर्स बता दीजिएगा कितने कलर कोडिंग के यहाँ पे बने हुए हैं। आप जानते हैं व्हीकल के हिसाब से अलग अलग फास्ट टैग दिए जाते हैं, इसी वजह से मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने कलर्स हैं यहाँ पे। अगर बता पाए कौन सा कलर किस चीज के लिए वो भी बता सकते हैं, लेकिन उतना नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ कलर्स बता दीजिए हाउ मेनी कलर्स आर देयर। नाउ क्या डिजिटल वॉलेट के साथ ये लिंक किया जा सकता है? तो यस, दैट कैपेबिलिटीज ऑल्सो देयर। प्रीपेड फैसिलिटी रहती है फास्टैग के ऊपर, आपकी गाड़ी के ऊपर बेसिकली एक जो स्मार्ट लेबल है, इसे स्मार्ट लेबल कह सकते हैं, ये आपका लग जाता है और इसको रीड करने के लिए जो टोल प्लाजास होते हैं वहां पर एक रीडर लगा होता है जो दूर से ही इसको रीड कर लेता है, चाहे वो एक स्ट्रेट लाइन में हो या ना हो, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब क्योंकि बात करी जा रही है कि स्ट्रेट लाइन में हो या ना हो इसको रीड कर लिया जाता है, दैट्स हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द बारकोड टेक्नोलॉजी। बारकोड टेक्नोलॉजी में क्या होता है आप जानते हैं कि जो भी आइटम होती है उसको बिल्कुल बारकोड रीडर के पास लाना पड़ता है और फिर बारकोड रीडर उसको रीड कर पाता है, लेकिन फास्टैग के अंदर वो चीज की कंडीशन नहीं रखी गई है, हेंस इट इज नॉट सिमिलर टू बारकोड टेक्नोलॉजी। कुछ एस्पेक्ट में सिमिलर है लेकिन लार्जली इट इज नॉट सिमिलर। इज इट लिंक्ड विद डिजिटल वॉलेट? तो यस, प्रीपेड भी हो सकता है, डिजिटल वॉलेट के साथ भी लिंक इसको किया जा सकता है। दोनों ही स्टेटमेंट्स यहां पर करेक्ट हो जाती है। एट द सेम टाइम ये चीज भी अभी कही गई है, जब न्यूज में मेंशन किया गया था कि बहुत ही जल्दी इवन थर्ड पार्टी अगर इंश्योरेंस भी लेना है आपको अपने व्हीकल के ऊपर, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस को लेते टाइम फास्टैग को चेक किया जाएगा। फास्टैग होगा तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछी जा सकती है। और ये भी कहा गया है कि जो डीलरशिप जिनके पास होती है, जो लोग गाड़ियां बेचते हैं, उनको फास्टैग बिल्कुल नई गाड़ी में लगा के दे रहा है, इंस्टॉल करके देना, इट इज कंपलसरी नाउ। चलिए, तो ए इज द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। उससे पहले क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के बारे में मैं आपको बता देता हूं। सो यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज। आप में से काफी सारे लोगों के मेल्स आए थे कि सर हमने क्रैश कोर्स को या फिर दूसरी सीरीज को, राइटिंग प्रैक्टिस सीरीज को ज्वाइन किया है, क्या हम इसमें अपग्रेड करा सकते हैं? सो वी थॉट अबाउट इट। सो यस, यू कैन नाउ अपग्रेड इनटू दिस सीरीज। अगर आपने कोई और सीरीज पहले सब्सक्राइब करी है, नाउ आप ये चाहते हैं कि मैंने उस सीरीज को पहले सब्सक्राइब कर लिया क्योंकि तब ये सीरीज एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो अगर आप चाहें तो इसे अपग्रेड भी करा सकते हैं। आप नेटमॉक IAS के ऊपर मेल कर दीजिएगा, netmock IAS@gmail.com के ऊपर, या फिर चाहे तो डायरेक्टली मुझे मैसेज भी कर सकते हैं टेलीग्राम के ऊपर। इफ यू वांट अपग्रेडेशन ऑफ योर एग्जिस्टिंग सीरीज, अगर जो भी सीरीज आपने सब्सक्राइब करी है उसको अपग्रेड कराना चाहते हैं क्रैक यूपीसी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के लिए, तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। विल सी द केस बाय केस बेसिस। यहाँ पे यूपीएससी कोड को यूज कर सकते हैं टू गेट द 50% डिस्काउंट, और चाहे तो अगर मिशन यूपीएससी 2022 में एनरोल कराना चाहते हैं तो करा सकते हैं। अगर आप 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो 2021 के लिए कर रहे हैं, देन क्रैक यूपीएससी इज द सीरीज फॉर यू। और अगर 2022 के लिए तैयारी करें देन मिशन यूपीएससी 2022 जो है इसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। दिस इज द 500 डेज सीरीज। तो पूरे 1.5 साल की जो तैयारी है वो आपकी इसके अंदर रहती है टिल द टाइम ऑफ इंटरव्यू। यहाँ पर आपको जो गाइडेंस है वो प्रोवाइड कराई जाती है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे के बारे में है, पूछा गया। इसको लेकर बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है।
फर्स्ट स्टेटमेंट कहती है इट विल बी इंडियाज फर्स्ट हाईवे विद 12 किलोमीटर एलिवेशन। तो ये अपने आप में इंडिया का पहला हाईवे ऐसा होगा जिसमें 12 किलोमीटर का एलिवेशन के ऊपर एक रोड जो है वो बनाई जा रही है। हो सकता है इट इज ऑल सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट एंड एशिया सेकंड लार्जेस्ट 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर। हो सकता है कि इंडिया का पहला हो और एशिया का दूसरा हो। द project will be executed under the EPC model, that is engineering procurement and construction model, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के अंदर कराया जा रहा है। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, तो यहाँ पे इंडिया का पहला हाईवे बनने जा रहा है जो कि एलिवेशन पे थोड़ी सी ऊंचाई पे बनेगा। 12 किलोमीटर का एरिया जो है वो थोड़ा सा ऊंचाई पे रहेगा। ये इंडिया का पहला और एशिया का लार्जेस्ट 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर होने वाला है। इट इज सेट टू बिकम इंडियाज फर्स्ट एंड एशियाज लार्जेस्ट 12 किलोमीटर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन कॉरिडोर। सो इट इज नॉट एशियाज सेकंड, ये इनकरेक्ट हो जाता है। साथ ही साथ ईपीसी मॉडल को इसमें यूज किया जाएगा, जिसमें इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन का जो मॉडल है वो एमआरटीएस, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे लेके आएगी। इसमें होगा क्या, इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर सारी की सारी चीजें कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती हैं। किस तरीके से, सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्ट्रैक्टर की होगी, डिजाइन को लेकर, प्रोक्योरमेंट को लेकर, कंस्ट्रक्शन को लेकर, और इवेंचुअली वो एंड यूजर को इसे हैंड ओवर कर देगा। दैट इज व्हाट वी फॉलो इन द ईपीसी मॉडल। ईपीसी मॉडल में सारी चीजें, सारी सिरदर्दी हमने कॉन्ट्रैक्टर को दे दी और कहा जब फाइनल प्रोडक्ट बन जाता है तो हमें हैंड ओवर कर देना। तो यहाँ पे तीसरी जो स्टेटमेंट है वो ठीक हो जाती है। आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर। सो दिस इज द एलिवेटेड एक्सप्रेसवे, कुछ इस तरीके से बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि ईपीसी मॉडल को लेकर है। पूछा गया कि ईपीसी मॉडल के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड करी जाती हैं। क्या इसके अंदर डिजाइन को इंक्लूड किया जाता है, व्हाट अबाउट प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, अगर पिछली डिस्कशन को आपने बिल्कुल ध्यान से सुना, मैंने वहां पर आपको बताया कि सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड करी जाती है और कॉन्ट्रैक्टर को दे दी जाती हैं। डिजाइन करिए आप, करिए प्रोक्योर करना है, कोई भी आपको मटेरियल लेना आप ही उस चीज को एक्वायर करें, फिर उसको कंस्ट्रक्ट करना है वो भी आप करें, फाइनली जब बन जाता है तब हमें हैंड ओवर कर दें। ईपीसी इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग अरेंजमेंट, एक तरीके का ये क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टिंग अरेंजमेंट है, जिसमें सम इंडस्ट्रीज जहां पे एपीसी कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं उनको रिस्पॉन्सिबल बना दिया जाता है कि भाई डिजाइनिंग भी आप करो, कुछ प्रोक्योर करना है वो भी आप करो, कुछ कंस्ट्रक्ट करना है वो भी आप करो, ठीक है, और फाइनली जब बन जाए तो एंड यूजर को, ओनर को उसे हैंड ओवर कर दो। आंसर क्या हो जाएगा, डी। तीनों ही चीजें इसमें शामिल होती हैं। सो डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर, जो कि सागरिका क्रूज टर्मिनल को लेकर अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ने इसे इनॉग्रेट किया है, ठीक है, तभी ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिकॉज इट इज रिसेंटली इनॉग्रेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको बताना है ये जो इंटरनेशनल लेवल का क्रूज टर्मिनल है इसको कहां पर इनॉग्रेट किया गया है, कोलकाता में, मुंबई में, कोचीन में या चेन्नई में, सोचिए। चलिए, अगर आपने कोलकाता मार्क किया है सो आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि काफी सारी चीजें अभी कोलकाता में करी जा रही हैं, बट द आंसर इज सी, कोचीन के अंदर ये जो पर्टिकुलर सागरिका क्रूज टर्मिनल है, इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, इसको प्राइम मिनिस्टर के द्वारा इनॉग्रेट किया गया है। ध्यान रखिएगा, और लोकेशन ही आपसे पूछी जाएगी, देन यू शुड नो कि कहां पे ये लोकेट करता है। कुछ और इंफॉर्मेशन आप चाहें तो ये गवर्नमेंट का ही है, सोर्स गवर्नमेंट का ही है। तो यहां पे आप देख सकते हैं, कंस्ट्रक्टेड एट ए कॉस्ट ऑफ 25 करोड़, इट इज इंडियाज फर्स्ट फुल फ्लेजेड इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल दैट विल प्रमोट, क्या क्या प्रमोट करेगा, टूरिज्म, जनरेट एम्प्लॉयमेंट, फॉरेन एक्सचेंज को अर्न करने में भी हेल्प करेगा। दीज आर द पॉइंट्स जो कि आपको मेंस एग्जाम में लिखने में हेल्प करेंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, कुछ मैप रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क कहां पर लोकेट करता है। देखिए क्वेश्चन इसलिए पूछा गया है बिकॉज यहां पर रिसेंटली एक बर्ड एरिया है, बेसिकली इट्स एन इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, और एक पर्टिकुलर टाइप का बर्ड जो है उसको यहाँ पे डिटेक्ट किया गया था, अभी रिसेंटली देखा गया था। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज फॉर्म्ड। आपको बताना है डिब्रू साइकोवा नेशनल पार्क जो है कहाँ पर लोकेट करता है। इसके आसपास के जो दूसरे नेशनल पार्क है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, सोचिए। चलिए, एक काफी यूनिक टाइप का, एक काफी ब्यूटीफुल डक जो है वो आपको मागुरी मोटापंग के अंदर देखा गया है, हेंस डिब्रू साइकोवा के पास फॉल करता है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन वाज फॉर्म्ड, क्योंकि आपका मागुरी मोटापंग जो है वो डिब्रू साइकोवा असम के अंदर लोकेट करता है। ए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, बट नाउ लोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आ जाइए मैप के ऊपर। सो दिस इज ओरांग, ठीक है, दिस इज लाइकोवा। आगे चलेंगे, ऊपर चलेंगे तो आपको डिब्रू साइकोवा भी दिख जाएगा, ठीक है। सो इट इज ऑन द एक्सट्रीम ईस्ट ऑफ आसाम, ठीक है, दिस इज द लोकेशन। ये नीचे आई थिंक तिनसुकिया ही है ना, या तिनसुकिया के पास है। ए इज द करेक्ट आंसर। आज के लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द लास्ट क्वेश्चन इज
भिमबेटका को लेकर है पूछा कि भिमबेटका रॉक शेल्टर इज लोकेटेड एट, क्योंकि कल क्वेश्चन पूछा गया था तो आप में से काफी सारे लोगों को डाउट था कहां पर लोकेट करता है। तो मैं आपको मैप दिखाने वाला हूं। इवन तो मैंने रिक्वेस्ट किया था आपसे कि आप प्लीज जाके मैप जरूर देखिएगा अपनी अपनी बुक्स के अंदर, बट स्टिल जिन लोगों ने देखा है बहुत अच्छी बात है, उनके लिए आंसर करना ईजी होगा। जिन्होंने नहीं देखे उनको मैं आज यहाँ पर दिखा दूंगा। 4 यहाँ पे राज्यों के नाम दिए, यू हैव टू सिलेक्ट द राइट ऑप्शन, चूज करिए इसे। ओके, रिसर्चर्स इन इंडिया उन्होंने डिस्कवर किया है 3 फॉसिल्स ऑफ द अर्लीस्ट नॉन लिविंग एनिमल, जो कि 550 मिलियन ईयर ओल्ड डिकिंसोनिया है। मैं लिख देता हूं इसका नाम क्या है, डिकिंसोनिया फ्रॉम भिमबेटका शेल्टर, रॉक शेल्टर है मध्य प्रदेश के अंदर। बी इज द करेक्ट आंसर। मैप पे देखना ज्यादा जरूरी है, और मैप पे देखिए। सो दिस इज भिमबेटका, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर है। ऊपर आपको महागारा दिख रहा होगा, मेहरगढ़ से इसे मत कंफ्यूज करिएगा, मेहरगढ़ कहीं और है। देन कोलदीवा है, चिरान है, और आसपास की चीज़ें ज़रूर देख लीजिए, एक बार नज़र ज़रूर घुमा लीजिए, क्योंकि आज का प्रीलिम्स क्वेश्चन इसी के ऊपर होने वाला है। चलिए 2 मिनट के अंदर रिवाइज करते हैं पूरे लेक्चर को, और फिर प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू का क्वेश्चन देखेंगे। सो यहाँ पर एक्टिव रिवीजन करने वाले, और एक्टिव रिवीजन के अंदर आंसर्स आप ही लोग देंगे। मैं तो सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं और थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दूंगा और चीजों को लेकर। आईईटीओ के बारे में जिक्र हुआ था, तो जल्दी से बताएं इसका हेडक्वार्टर कहां पर लोकेट करता है। अगर सिटी का नाम भी बता पाए तो और भी अच्छा होगा। नॉन गवर्नमेंटल ट्रेड एसोसिएशन है जो कि हेल्प करती है बाहर की कंपनीज को यहाँ पे कोलैबोरेशन करने के लिए। और मैंने अभी कर्नाटका को लेकर आपको बताया था, ये न्यूज में थी, और साथ ही साथ टूनिशिया को लेकर भी ये न्यूज में थी। इट इज फाउंडेड इन 2013 एंड हेडक्वार्टर बेंगलुरु कर्नाटका के अंदर है, मत भूलिएगा। देन वी डिस्कस्ड अबाउट द कोलैबोरेशन, किसके साथ किया गया, मैप माई इंडिया ने किसके साथ कोलैबोरेशन किया है। तो यहाँ पर गूगल लाइव मैप बनाने की कोशिश जो है वो करी जा रही है, ताकि आगे चल के हमें गूगल मैप पे हमारी डिपेंडेंस खत्म हो सके और हम अपना ही इंडिजिनस मैप को जो है यूज कर सके। इसरो की टेक्नोलॉजी होगी गूगल मैप को बनाने के लिए, और साथ ही साथ मैप माई इंडिया के जो पावरफुल मैप्स हैं उनको इमेजरी को यूज किया जाएगा। सो इसरो इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में नाविक के बारे में देखेंगे। नाविक की फुल फॉर्म जरूर बता दीजिएगा। आईआरएनएसएस की पता है तो वो भी बता दीजिएगा। कितनी सैटेलाइट है आईआरएनएसएस के अंदर ये भी बताइए। अमेरिका का जो जीपीएस सिस्टम है उसमें तो 24 सैटेलाइट्स हैं, हमारे पास सिर्फ 7 सैटेलाइट्स हैं, जिसमें से 3 जियो स्टेशनरी हैं, 4 जियो सिंक्रोनस है। स्टैंडर्ड पोजिशनिंग सर्विसेज क्या होती है, रिस्ट्रिक्टेड सर्विसेज क्या होती है, वो भी मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर आपको फुल फॉर्म बतानी थी, वो प्लीज याद रख के जरूर बताइएगा। देन हमारा अर्जुन टैंक को लेकर डिस्कशन हुआ था। एफएसए पीडीएस इसका एक यूनिक फीचर है। डीआरडीओ ने बेसिकली 1972 में प्रोजेक्ट चलाया था, और अभी मार्क 1A को लॉन्च किया गया। मार्क 1A इज द अपग्रेडेड वर्जन ऑफ द प्रीवियस टैंक, जिसके अंदर 14 नई अपडेट्स जो है वो डाली गई हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा डिस्कशन हुआ था फास्टैग को लेकर। जल्दी से मुझे बताएं, फास्टैग जो है क्या ये, इसमें जो लाइन ऑफ साइट है बेसिकली वो चीज मैटर करती है, येस और नो। मतलब वो साइट में होगा तभी रीड कर पाएंगे फास्टैग को, या फिर साइट से थोड़ा इधर उधर होता है तो भी इसको यूज कर पाएंगे। एक चीज तो मुझे ये बताइएगा, और दूसरा बताइएगा क्या इसके अंदर ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज होता है, येस और नो, ये चीज मुझे बताइएगा। तो मैं आपको बताऊं, यहाँ पे डिजिटल वॉलेट को प्रीपेड तरीके से इसको चार्ज किया जा सकता है, डिजिटल वॉलेट के साथ कनेक्ट किया जा सकता है। बारकोड टेक्नोलॉजी से थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि लाइन ऑफ साइट जो है वो इंपॉर्टेंट नहीं होती है यहाँ पे। एट द सेम टाइम ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी इज नॉट यूज हियर, बिकॉज रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन दैट इज RFID टेक्नोलॉजी जो है वो इसके अंदर इस्तेमाल करी जाती है। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा डिस्कशन हुआ था दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे को लेकर। क्या इंडिया का ये पहला है या इससे पहले ऐसा कुछ बन चुका है, प्लीज बताइएगा। ईपीसी मॉडल को यूज किया जाता है। ईपीसी मॉडल के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हम डिस्कस करने वाले हैं इस चीज को। इंडिया का पहला हाईवे होगा जो 12 किलोमीटर एलिवेशन के ऊपर बनने जा रहा है, और एशिया का सबसे बड़ा भी होने वाला है, ध्यान रखिएगा। फिर हमारा ईपीसी को लेकर बताया था मैंने, जल्दी से बताएं ऊपर के तीनों में से, डिजाइन प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन में से कौन कौन सी चीजें ईपीसी के अंदर इंक्लूड होती हैं। ईपीसी में मैंने आपको बताया था कि आप कॉन्ट्रैक्टर को सारा का सारा जिम्मा दे देते हैं कि भाई आप ही डिजाइन करो, आप ही प्रोक्योर करो, आप ही कंस्ट्रक्ट करो, और उसके बाद फाइनल यूजर को आप हैंड ओवर कर दो। दैट इज योर टास्क, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर सागरिका क्रूज टर्मिनल जो है इंटरनेशनल लेवल का टर्मिनल है, जल्दी से बताएं कहां पर इसको लाया गया है। प्राइम मिनिस्टर ने इसे लॉन्च किया है, 25 करोड़ की कीमत है। टूरिज्म से लेके आपका फॉरेन एक्सचेंज तक बढ़ने वाला है। कोचीन के अंदर इसको लेकर आया गया है। डिब्रू सैकोवा नेशनल पार्क जो है कहां पर लोकेट करता है, जल्दी से मुझे बताएं। मगुरी मोटापंग जो है न्यूज में था, बर्ड एरिया है, काफी इंपॉर्टेंट बर्ड एरिया, वहां पे एक यूनिक डक को देखा गया। दैट्स वाई असम के अंदर जो डिब्रू सैकोवा है उसका जिक्र किया गया था, क्योंकि ये उस बर्ड एरिया के पास फॉल करता है। सो दिस इज डिब्रू सैकोवा। आसपास के जो दूसरे पार्क्स हैं उनको भी देख लीजिएगा। लास्ट में भिमबेटका रॉक शेल्टर के बारे में डिस्कशन हुआ, कहां पर लोकेट करता है ये आपको बताना है। रिसर्चर्स इन इंडिया हैव डिस्कवर्ड 3 फॉसिल्स ऑफ द अर्लीस्ट नॉन लिविंग एनिमल, जो कि 550 मिलियन ईयर पुराने हैं, और यहाँ पर ये है मध्य प्रदेश के अंदर। मैप के ऊपर जरूर देखिएगा, दोबारा से देखिए, क्योंकि प्रीलिम्स का क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछने वाला हूं मैं। जल्दी से प्रीलिम्स के क्वेश्चन मुझे बताएगा इनाम गांव कौन से राज्य में स्थित है, क्योंकि अभी पीछे जो मैप था
वहाँ पर इनाम गाँव था, मैंने उसका जिक्र जान के नहीं किया, ये देखने के लिए कि आप क्या आसपास की चीज़ों को देखते हैं या नहीं। अभी मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए मेंस के क्वेश्चन पे चलते हैं। सो हाउ द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल टर्मिनल्स लाइक सागरिका क्रूज जो टर्मिनल अभी लॉन्च किया गया है, वो हमारी इंडियन इकोनॉमी को कैसे हेल्प कर सकते हैं, ये आपको बताना है 150 वर्ड्स में। काफ़ी एप्ट अप्रोप्रिएट इंडियन इकोनॉमी का एक क्वेश्चन बन जाता है यहाँ पर आपका। इंटरव्यू का क्वेश्चन देख लेते हैं। देयर आर पीपल इन द कंट्री हु आर कंस्पायरिंग अगेंस्ट इंडिया, जो कि इंडिया के अगेंस्ट में कंस्पायर कर रहे हैं। डू यू थिंक कि नेशनलिस्टिक स्पिरिट जो है वो कहीं ना कहीं इरोड कर रही है हमारी कंट्री के अंदर? इसका आपको आंसर करना है। चलिए, तो यहाँ पे सेकंड चैनल के ऊपर कल हमारा लेक्चर नहीं आया था बिकॉज 10 बजे हमने किया था दूसरे चैनल के ऊपर, तो 9 PM जो है आज यहाँ पे हम लेक्चर अपना कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पे यूपीएससी मेंस का जो ग्रुप है और इंटरव्यू का जो ग्रुप है उसे प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। टू सबमिट योर आंसर्स, अपने आंसर्स को सबमिट करिएगा और इवेल्युएट जरूर करिएगा। लास्ट टाइम के जो हमारे विनर हैं उनका नाम है अमृता, तो प्लीज़ मुझे मैसेज कर दीजिएगा पीडीएफ के लिए, और अपने मार्क्स को अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिख सकते हैं यहाँ पर 2 ब्रैकेट्स में। देन ऑफ कोर्स यू आर इन द सेफ जोन, कांग्रेचुलेशंस नीचे के ब्रैकेट में। देन यू आर इन द डेंजर जोन, यू कैन इंप्रूव योर मार्क्स। तो यहाँ पे बिल्कुल इस चीज़ को लाइटली मत लीजिए। अगर रेगुलर बेसिस पे मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं तो आपको रिविजन जो है कंपेयर टू अदर्स ज़्यादा करनी पड़ेगी। बाकी लोग अगर एक बार रिविजन करते हैं, अगर आपको ज़्यादा भी करनी है टू गेट मोर मार्क्स, यू हैव टू डू दैट, बिकॉज आपको यहाँ पर मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ेगी। टेलीग्राम के ऊपर रात को 10 बजे आपको लिंक मिल जाएगा पीडीएफ का। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल बटन जरूर प्रेस करिएगा सो दैट यू कुड गेट ऑल द नोटिफिकेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू वेरी वेरी सून टुडे बिकॉज वी हैव बैक टू बैक लेक्चर्स। हैव अ नाइस डे।